हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेट नंबर 4। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज के बारे में। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। 10,000 एम्स के कोर्स का पार्ट है। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे कि हम क्या वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम डाउट्स हो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय, जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट जो बदलना है, वो किसके साथ संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसेस के साथ संबंधित है। बिल्कुल, ये तो डायरेक्टली रिलेटेड हैं ग्रीन हाउस गैसेस तो, क्योंकि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं। क्लियर। और पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्टली रिलेटेड। पोल्यूशन ऑब्वियसली बात है, ओजोन को डिप्लीट करती हैं। ये ओजोन डिप्लीशन में आपको मतलब ओजोन को डिप्लीट करती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हीटिंग भी करता है, ओजोन को डिप्लीट भी करता है, ओजोन को खत्म भी करता है। लेकिन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इनडायरेक्टली रिलेटेड कैसे है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस पोल्यूशन जो हैं वो क्लाइमेट चेंज करेंगी और ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगी। सो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? आपका डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अगर इन ऑप्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता कि क्लाइमेट चेंज जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किससे होता है, तो आप आंसर बोलते ग्रीन हाउस गैस और पोल्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता इनडायरेक्टली रिलेटेड किससे है, तो आप बोलते ओजोन लेयर की डिप्लीशन से। अगर मैं डेफिनेशन बात करूं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है कि जैसे कि ये कहते हैं ना कि एक वेदर है, एक दिन का वेदर है, फिर दूसरे दिन का वेदर है, फिर तीसरे दिन का वेदर है। अगर हम तीनों को वेदर को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज करते हैं, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। इसीलिए जो होता है एवरेज, that is it is the average long term average of the weather events in a particular region is called the आपका climate। climate कभी भी जो है आपका static नहीं रह सकता, it can't be static। ये हमेशा एक ही जगह static नहीं रह सकता। गर्मी सर्दी जो है बर्फ पड़ना, ये कुछ भी हो सकता है, तो static कभी भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज द राइट वन। सो यहाँ पे देखिए जी, क्लाइमेट चेंज होने से इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर मैं कॉजेज बात करूं कि क्यों होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ेगा, एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करने लगे हैं, डिफॉरेस्टेशन, अगेन आप जो है पहाड़ों को, पर्वतों को और जो है प्लस जो है ट्रीज़ को सबको काटने लग गए हैं, कंज्यूमर प्रैक्टिसेस ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, लाइफ स्टॉक पशु के ऊपर जो है इफेक्ट पड़ रहा है, हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, डिक्लोफिनेक वगैरह देते हैं, ओएस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो सकती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं कर सकते, और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो उसमें भी आपका क्लाइमेट चेंज होगा, पोल्यूशन वगैरह देखने को आपको मिलेगा। सो दीज आर द कॉजेज। इसके कारण जो है क्लाइमेट चेंज जो है आपका बदलता है। लेकिन इफेक्ट क्या होगा जब क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो आपके ग्लेशियर हैं वो पिघलेंगे, जिससे आपका जो सी लेवल है वो बढ़ेगा। आपके एबनॉर्मल वेदर पैटर्न देखने को मिलेगा। आपको पता है कि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है, कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी भी बर्फ पड़ने लग जाती है। तो अनप्रडिक्टेबल वेदर इवेंट्स देखने को आपको मिलेंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, लैंड डिग्रेडेशन होगा, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस देखने को आपको मिलेगा। जिससे क्या होगा, आपका लोग जो है डिस्प्लेस हो जाएंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, लाइवलीहुड की जो कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाएगी, हंगर भूख बढ़ेगी, मैल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, डिजीजेस बढ़ेंगी, फ्लड आएंगे, शॉर्टेज होने लग जाएगी। और सो ये सब चीजें देखने को आपको मिलेंगी, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इनमें से कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा नहीं पड़ेगा। जहां उनके कॉजेज पूछे जा सकते हैं, जहां सोशल इंपैक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा क्लाइमेट चेंज होने से ये सोशल इंपैक्ट पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट देखने को आपको मिलती है। क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू द फोर्स इन द ईयर 2005। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि 2005 में इसको लागू किया गया था। इट डील्स प्राइमरीली विद द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो बात करता है क्लाइमेट चेंज के लिए बात करता है और ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए बात करता है, क्योंकि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए तो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखने को हमें मिला था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 वाला। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है देन द कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आपका ऑप्शन जो है सही है। तो मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन आपके सही बनेंगे। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करता हूं, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो डेट इज ऑन द 11th ऑफ दिसंबर 1997। ईयर याद रखें, 1997 को अडॉप्ट किया गया था, लागू किया गया था 2005 में। एग्जैक्ट डेट इज 16 Feb 2005।
और इसीलिए स्टेटमेंट पहले तो आपकी करेक्ट बन जाती है। और ये जो एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये लिंक करता है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ जो है आपका लिंक करता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन के कारण नहीं, ये क्लाइमेट चेंज के साथ संबंधित है। जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं बहुत सारी हैं यहाँ पे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, ठीक है, मीथेन है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है। सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती हैं, आपके ऑब्वियसली बात है नुकसान पहुंचाएंगे क्लाइमेट को। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका जो मेन एम है वो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको आपने कम करना है ताकि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो पाए और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बच पाए। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर नंबर बी, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 and 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में अगेन क्लाइमेट चेंज के साथ संबंधित है, मीथेन हो गई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई है आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई आपकी, और ये एग्रीमेंट है इंडस्ट्रीज को बचाना है, मतलब इंडस्ट्री से पोल्यूशन को कम करना है, क्लाइमेट चेंज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाना है, एमिशंस को कम करना है, इकोलॉजी को हमें बचाना है। अगेन ग्लोबल वार्मिंग, क्योटो प्रोटोकॉल एक ट्रीटी है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए। सो दीज आर द क्योटो प्रोटोकॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज फॉर द बायोसेफ्टी, बिल्कुल सही है। बात करूंगा मैं आगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के साथ संबंधित है, ये भी सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाना, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है सेव वाटर के साथ संबंधित है, ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने अभी आपको बताया था दिस इज रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज। क्लियर? तो इसका आंसर जो रॉन्ग है वो है डी ऑप्शन बनेगा, आंसर नंबर डी। अगेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था दैट इज इन द 1987 जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन को बचाने के लिए है, क्योंकि 1986 में अंटार्कटिक के अंतर्गत हमें होल देखने को मिला था। और ग्लेशियर जो है आपका, ग्लेशियर में होल देखना मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्योंकि अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल राइज बढ़ेगा होगा और फ्लड्स आने की संभावना जो है बढ़ जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये आपका ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के साथ संबंधित है, बिल्कुल सही है ये पॉइंट आपका। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जैसे कि पेस्टिसाइड की बात करूं मैं, इंडस्ट्रियल के अंतर्गत हम चीज़ें यूज़ करते हैं, केमिकल्स, बायो प्रोडक्ट्स वगैरह, ये हमारे एटमॉस्फेयर को जो है ख़राब करते हैं। और ये जो है आपकी जो है ये कन्वेंशन हुई थी स्टॉकहोम कन्वेंशन, और जिसके अंतर्गत जो है हमने बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके आए थे। और इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो हमारा मेन एम था वो ह्यूमन हेल्थ को बचाना, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना इन हार्मफुल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। क्लियर? ताकि जो है हमारे ऊपर जो है इनका असर ना पड़ सके। और ये ग्लोबल ट्रीटी जो हुई थी ये 2001 में साइन करी गई थी और इसको लागू कब किया गया था? 2004 में इसको लागू किया गया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ट्रीटी है, ये एक ट्रीटी है आपकी कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जिसको हमने अडॉप्ट कब किया था? 2000 में किया था। और इसको लागू कब किया गया था? 2003 में लागू किया गया था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कंसर्न रखता है वो उसकी मूवमेंट के, किसकी मूवमेंट की? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उससे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो लेके आएंगे और उसके साथ पोटेंशियल रिस्क भी होगा ताकि हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए बायोसेफ्टी के लिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल देखने को हमें मिला था। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा आपका? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको कन्वेंशन भी मैंने 4 की 4 पढ़ा दी, आपको प्रोटोकॉल्स भी पढ़ा दिए, पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? ये मैंने आपको बता दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिलती है, मीथेन भी देखने को मिलती है, ऑक्सीजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी। मैंने आपको बताया था 6 ग्रीन हाउस गैसेस का बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड तो है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है। सो दीज आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेज। इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने वाली चीजें कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब एटमॉस्फेयर को हीट करना, मतलब एटमॉस्फेयर को गर्म कर देना। अब ये हीट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे कि वाटर वेपर, जलवाष्प जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और आपका ओजोन हो सकती है, इंफ्रारेड रेडिएशन हो सकती हैं। सो ये जो आपके तीनों चीजें हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं।
अगर आपसे पूछा इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट शो कौन करता है, तो आपका आंसर होगा वाटर वेपर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है आपको, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द ओजोन का स्ट्रक्चर, ये तो नहीं है। और ओजोन जो है आपका जो है फॉर्म है एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो इनमें से रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा है वो कौन सा है, तो दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इनमें से जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट जो है, मतलब ये एटमॉस्फेयर की जो हीटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, जिसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती है और अगेन नुकसान पहुंचाएगी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। नाइट्रोजन इज नॉट द ग्लोबल मतलब ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रोजन जो है प्रिजर्वेटिव का काम करती है। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या है, जैसे लेज वगैरह के पैकेट्स आप खाते हैं ना, तो उसमें जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन की होती है। और प्लस मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस, क्लियर, जिसे हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, दलदल वाली गैस, टैम्प गैस के नाम से जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी 200 टाइम कैपेसिटी है ब्लड के साथ कंबाइन करने की देन द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम जो है ब्लड के साथ कंबाइन करता है तो ये 200 ग्राम करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जब घुल जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि हमारे लिए डेंजरस है। और डेंजरस इसीलिए है क्योंकि आपको हाइपोक्सिया कंडीशन बन जाएगी, ऑक्सीजन की कमी देखने को आपको मिलेगी। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना है आपको। अगर मैं आपको बात करूं, ये तो चलो हमने बात कर ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ नेचुरल कॉजेज कौन से हैं, अगर नेचुरल ऐसी कुछ भी चीजें होंगी ना नेचर में जो ग्लोबल वार्मिंग करेंगी, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि वोल्केनो नेचुरल है तो ये आपका ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ेंगे, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग करेंगे, बहुत सारा हीटिंग जो गैसेज है वो निकलेंगी। वाटर वेपर ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। परमाफ्रोस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है, क्लियर। फॉरेस्ट फायर, जो आग लग जाती है, ये नेचुरल कॉजेज हैं आपके, नेचुरल कॉजेज फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर सी। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग, अगेन ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आपका जो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में, इससे हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सी लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल, ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, ग्लेशियर का पिघलना ये भी सही है। बीमारियां, मैंने आपको बताया था सोशल इंपैक्ट में बीमारियां बढ़ेंगी। कोरल रीफ, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, उनकी ब्लीचिंग होगी, बिल्कुल ब्लीचिंग होगी, क्योंकि इसमें जो आपका ज़ूज़ैंथिला बैक्टीरिया है वो वहां से कोरल से निकल जाएगा और उसमें ब्लीचिंग इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। सो सारे के सारे जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपके ग्लोबल वार्मिंग के साथ संबंधित देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है आपका, जो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपकी, ये कौन सी वेव्स, कौन सी रेडिएशन से होती हैं, क्योंकि ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है ना, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो गैसेज होती हैं ये किसको एब्जॉर्ब करती हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। लॉन्ग वेव लंबी तरंगे को एब्जॉर्ब करती हैं, एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ये मैं रिपीट कह रहा हूं, लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, जिसके कारण ये इफेक्ट देखने को मिलता है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्लोबल वार्मिंग के रिस्क देख लीजिए, जैसे कि मतलब बहुत सारे रिस्क हैं। वेदर कंडीशन जो है आपकी बढ़ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है इकोनॉमी के ऊपर, और इरिवर्सिबल चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि यही चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द अर्थ आर के रिगार्डिंग जो है आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट मानी जाती है इसमें से। अगर मैं बात करता हूं अर्थ आर जो है एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट देखने को आपको मिली है, और ये मूवमेंट जो ऑर्गेनाइज करवाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है आपका करवाता है ये। और इसके अंतर्गत हम सभी इंडिविजुअल्स को, कम्युनिटीज़ को, हाउस को, बिजनेसमैन को, कंट्रीज को ये बोलते हैं कि जो आपने नॉन इसेंशियल, जो आपकी ज़रूरत नहीं है,
जो नॉन इसेंशियल जो आपने लाइटें चला रखी हैं उसको 1 घंटे के लिए बंद कर दीजिए, और वो घंटा जो होता है वो 8:30 से 9:30 के बीच में देखने को आपको मिलता है। 1 घंटे के लिए आपको बंद करना है। ये जो मार्च मंथ का लास्ट सैटरडे होता है ना, उसको हम देखने को मिलता है। ये मार्च मंथ के लास्ट सैटरडे में 1 घंटे के लिए बंद किया जाता है, ताकि आपकी कमिटमेंट प्लैनेट्स के लिए क्या है, अगर आप इसका एनर्जी का लॉस होने से बचाएंगे 1 घंटा पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत, तो ऑब्वियसली बात है बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा आपके वर्ल्ड के ऊपर। क्लियर। और ये स्टार्ट कहां से हुआ था? ये सिडनी से स्टार्ट हुआ था, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया गया था आपका। सिडनी ऑस्ट्रेलिया 2007 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर। और सिर्फ एक बार ही 2021 के अंतर्गत इसको हमने सेलिब्रेट किया था अर्थार को, मार्च 27 को। अदरवाइज मैंने आपको बताया है लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च के मंथ के अंतर्गत हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पे अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बनेगा। सो इट इज एन इनिशिएटिव फॉर यूएनईपी एंड यूनेस्को। नहीं, ये आपका इनिशिएटिव किसका है? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। इट इज ए मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 आवर ऑन ए सर्टन डे एवरी ईयर। बिल्कुल सही है। सर्टन डे लास्ट मंथ, लास्ट सैटरडे ऑफ द मार्च मंथ, और 1 घंटे के लिए 8:30 से 9:30 के बीच में करते हैं बंद। इट इज ए मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लेनेट। ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के लिए और अवेयरनेस फैला सकें और प्लेनेट को बचा सकें। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। तो सेकंड सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड ओनली इज द राइट वन। क्लियर। 192 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इसमें इंप्रेशन देखने को मिला था ये वाला। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अर्थार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट बताते हैं कि पहला सही है, गलत है, या एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है, जो भी है। स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। सो पहला ऑप्शन देखिए जी क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द सोशल टेंशन इन इंडिया। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज बदल रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, फॉरेस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के अंतर्गत बहुत बड़ा कंसर्न है, सोशल टेंशन है। The frequency and the intensity of the extreme weather events will have the serious repercussion on the food security। बिल्कुल सही है, ये आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आएंगे ना, तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन। असर्शन और रीजन जो है आपके दोनों सही हैं, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज जब होगा तो रिसोर्सेज के ऊपर क्या पड़ेगा? सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा रिसोर्सेज के ऊपर। क्योंकि अब एक चीज़ बताओ, रिसोर्सेज तो आपके लिमिटेड है ना, तो क्लाइमेट चेंज होगा तो सोशल टेंशन तो बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, आपका लिमिटेड है आपका। ठीक है। फॉरेस्ट्री के ऊपर आपका लिमिटेड है। फॉरेस्ट्री आप बढ़ाते हैं तो बहुत देर में बढ़ती है। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने पेड़ लगा दिया तो आज ही आपका फॉरेस्ट बन गया। नहीं, एक पेड़ को लगाने के लिए, एक पेड़ आज लगाया तो आगे जाके 20-25 सालों में जाके वो फॉरेस्ट की फॉर्म में लेगा। अगर हम 10-100 पेड़ लगाते हैं तो फॉरेस्ट तब बनेगा, मतलब बड़े पेड़ तब बनेंगे 20-25 साल लगा के। तो ऑब्वियसली बात है एकदम से इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा कि हम फॉरेस्ट लगा दें और सब कुछ हो गया। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बढ़ती चली जाएंगी, और फ्यूचर के अंतर्गत ये एक्सट्रीम कंडीशन देखने को आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फूड सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ेगा, और प्लस एग्रीकल्चर के ऊपर, फॉरेस्ट्री के ऊपर जो है आपका फर्क पड़ेगा। जो आपका जब हम ये सोशल टेंशन बढ़ेंगी ना, तो आपका जो खाना पड़ा है उसके वो भी कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, जिससे हमारी फूड इनसिक्योरिटी देखने को आपको मिल जाएगी हमारे भारत देश के अंतर्गत। सो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके करेक्ट देखने को आपको मिलते हैं। क्लियर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 21st सेंचुरी के अंतर्गत, 21वीं शताब्दी के अंतर्गत जो मेजर आपका पार्ट है वो है स्टेबिलिटी। मेजर जो क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल थ्रेट है स्टेबिलिटी के लिए। अगर आप क्लाइमेट चेंज नहीं कर रोकेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप स्टेबल नहीं बन पाएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे मेजर थ्रेट है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में हम लोग आ रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रहे हैं, जो चीज़ें इंडस्ट्री से, एटमॉस्फेयर से अंदर जो है कुछ भी हम कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हमारे कारण भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेचुरल तो है ही है, लेकिन हमारा बहुत मेजर इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ से। तो क्लाइमेट चेंज को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। आंसर नंबर ए। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है इसके रिगार्डिंग आपकी स्टेटमेंट कौन सी सही है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, सो इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर द गवर्नमेंट एंड द बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड द एंड क्वांटिफाई एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन।
यस, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, जिसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को जो है कंट्रोल करना है, लिमिट करना है, क्वांटिफाई करना है, ताकि हमारे देश के ऊपर, हमारे वर्ल्ड वाइड इसका नुकसान कम हो सके। ये इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का, फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को गलत है। इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, जो सारी मेंबर्स कंट्री जो यूएन के अंतर्गत हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, गलत। इट इज ए वन ऑफ द मल्टीलेटरल REDD+ इनिशिएटिव होस्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ये भी गलत है। एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ, मतलब आपका जो है बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है। ये जो पार्टनरशिप देखने को मिली थी, ये आपकी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है आपकी ये एग्रीमेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये एक एग्रीमेंट है, जिसमें जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है ये वर्क करेगा बिजनेसेस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स के साथ, ताकि नई जनरेशन को हम प्रॉपर तरीके से जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए चीज़ें बता सकें। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है सतत विकास। दैट मीन्स आज आपके पास जो ऐसी चीज़ पड़ी है वो आपको ऐसे यूज़ करनी है ताकि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर पाए। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल आपका देखने को मिला है, ताकि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम होगी और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, ये वो आपकी जो है 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसको कंट्रोल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। Human activities in the recent past have caused an increased concentration of the carbon dioxide in the atmosphere, but lot of it does not remain in the lower atmosphere because, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी जो है हायर एटमॉस्फेयर में देखने को आपको मिली है, लेकिन लोअर एटमॉस्फेयर में इसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सो पॉइंट नंबर 1, इट्स एस्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फीयर, ये आपका पॉइंट गलत है। द फोटोसिंथेसिस बाय द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन बिकॉज बट ए लॉट ऑफ यस, द फोटोसिंथेसिस जो है फाइटोप्लैंक्टन, ये जो है आपका जो है मतलब इसके ऊपर जो है निम्न मतलब कम इफेक्ट पड़ेगा। द ट्रैपिंग ऑफ द एयर इन द पोलर आइस कैप्स, ये गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा सही ऑप्शन, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है रिसेंट पास्ट में इतनी बढ़ चुकी हैं आपकी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रही है, बट उसकी कंसंट्रेशन जो लोअर एटमॉस्फेयर में है वो आपकी नहीं इतना इफेक्ट डालती, जिसके कारण जो फोटोसिंथेसिस है फाइटोप्लैंक्टन्स की जो ओशन के अंतर्गत रहते हैं वो क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रॉपर तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर फोटोसिंथेसिस फाइटोप्लैंक्टन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो एब्जॉर्ब करने वाले कौन है? फाइटोप्लैंक्टन, जो कि पानी के ऊपर जो है आपके पौधे उगते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकती, जो आपकी जो है फाइटोप्लैंक्टन बचा देते हैं। इसका जो आइडिया है वो यही है कि कार्बन को सॉलिड फॉर्म में हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं आने देना। सॉलिड फॉर्म में जब नहीं आने देंगे तो ऑब्वियसली बात है तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में आएगी, और डिसॉल्व्ड फॉर्म जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जिससे हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो मैंने बात करी है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें आपके जैसे सॉइल है, मिट्टी है, फॉरेस्ट हैं, ठीक है, जंगल, क्लियर, और ओशंस जो हैं, ग्रासलैंड्स जो हैं, ये क्या करते हैं? कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट समझ आया आप लोगों को। एक होती है जियोलॉजिकल, मतलब अर्थ के साथ संबंधित जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसमें आपका जो अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, जैसे रॉक्स वगैरह आती हैं, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। टेक्नोलॉजिकल जो हैं, जैसे कि ग्राफीन की प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं तो ग्राफीन जो आपका कार्बन का एलोट्रॉप देखने को मिलता है, तो ग्राफीन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए एक रॉ मटेरियल है ग्राफीन प्रोडक्शन के लिए। टेक्नोलॉजिकल मटेरियल है जो कि हमारे स्क्रीन क्रिएट करने में मदद करता है, जैसे स्मार्टफोन्स वगैरह होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेज होती हैं, उसमें ग्राफीन यूज किया जाता है। कार्बन का एलोट्रॉप है,
कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें यूज करते हैं, ये याद रखना। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इससे हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को आपका एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। फाइटोप्लैंक्टन्स हमें हेल्प करते हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर? सो गाइज ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। इन 10-15 क्वेश्चन को बनाने में मेरे 2-3 घंटे जाते हैं और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में भी 40-50 मिनट जाते हैं। यानी कि इस एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक है ना, एक लेक्चर में मेरे कम से कम 4 से 5 घंटे जाते हैं, क्योंकि मुझे जो है चुनिंदा क्वेश्चन लेने पड़ते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके, आपकी रिवीजन हो सके। अगर आप करेंगे तो ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है? सो बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से, और प्लस फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और कोई पेपर हो, डाउट हो, क्वेश्चन हो, यहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। आप अपने कोर्सेज जो आपके पास हैं उसकी वैलिडिटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। सारे अपडेट्स वगैरह जो होते हैं मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है? सारे अपडेट्स वगैरह जो भी होते हैं। क्लियर? सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गुड लक, टेक केयर।